एक्चुअली ड्यू टू सम टेक्निकल इशू थोड़ा लेट हो गया, पहले मेरी क्लास भी थोड़ी लेट होगी एंड अब उसके बाद थोड़ा सेटिंग में हो गया, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो अभी क्विकली स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आज का सेशन। तो लेंडर्स अप्रेजल प्रोसीजर के रिलेशन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहता है, उसको खत्म करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो आई गेस मॉर्टगेज के रिलेशन में हम डिस्कस कर रहे थे कल के सेशन में। ओके तो मॉर्टगेज जो है आपका सेक्शन 58 के अंदर डिफाइन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज विल बी देयर, सिंपल मॉर्टगेज, यूजरफ्रैक्चरी, मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, इंग्लिश मॉर्टगेज, एनएलएमएस मॉर्टगेज। डू लेट मी नो क्विकली इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन रिलेटिंग विद मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। मैंने सिर्फ कंडीशनल सेल से रिलेटेड अभी आपसे सेक्शन पूछा है। डू लेट मी नो कि क्या आपको ध्यान में है, क्या आप रिलेट करके बता सकते हो कि कंडीशनल सेल के साथ कौन सा सेक्शन है जो रिलेट करता है? जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मॉर्टगेज में हमने कल के सेशन में बहुत अच्छे से टॉपिक डिस्कस किए हैं, कौन से एक्ट में डिफाइन है, ठीक है, डिफरेंट सेक्शन डिस्कस किए, ये सारी टाइप्स के रिलेशन में। मुझे पता है कि आपको सभी के रिलेशन में पता होगा, जहां तक मुझे लगता है। अगर नहीं पता तो कल वाला सेशन एक बार जरूर गो थ्रू कीजिए, ठीक है। तो डू लेट मी नो क्विकली द करेक्ट आंसर। इट्स 58C, वेरी गुड। तो किस तरीके से आपने रिलेट करके ध्यान में रखा कि कंडीशनल सेल है, वर्ड सी से स्टैंड है, तो सी एक आपको कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन ध्यान में है 58, वेरी गुड, ठीक है। 58C में जो है आपका दैट इज मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, ठीक है। 58F में जो आपका इक्विटेबल मॉर्टगेज या डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड के रिलेशन में है। ई का अगर मैं बात करूं इट्स इंग्लिश मॉर्टगेज। यूजरफ्रैक्चरी आपका कहां पे डिफाइन है? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सिंपल मॉर्टगेज की अगर मैं बात करूं इट्स अंडर सेक्शन बी, इट्स अंडर सेक्शन बी। यूजरफ्रैक्चरी मॉर्टगेज आपका कहां पे डिफाइन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड इनके साथ रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कल के सेशन में बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, तो आपने अगर अटेंड नहीं किया तो काइंडली प्लीज वो जरूर अटेंड कीजिएगा सेशन। डू लेट मी नो सेक्शन रिलेटिंग विद यूजरफ्रैक्चरी मॉर्टगेज। सो इट्स ऑप्शन डी। रवि सर ने, स्वाति मैम ने क्विकली आंसर किया है, सॉरी ऑप्शन डी नहीं, मतलब 58D, ठीक है। तो आई होप सो आपको ध्यान में है ये सारी चीजें जो हमने कल के सेशन में डिस्कस की हैं। तो अभी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। राइट ऑफ फोरक्लोजर भी जाना हमने। राइट ऑफ फोरक्लोजर किनका राइट है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राइट ऑफ फोरक्लोजर किनका राइट है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से। राइट ऑफ फोरक्लोजर किनका राइट है? डू लेट मी नो क्विकली इन द कमेंट बॉक्स। कल के सेशन में मैंने आपको बताया राइट ऑफ फोरक्लोजर। मॉर्टगेज के रिलेशन में बताइए, मॉर्टगेज के रिलेशन में बताइए राइट ऑफ फोरक्लोजर क्विकली। राइट ऑफ फोरक्लोजर इज राइट ऑफ हुम। डिफाइन कहां है? सेक्शन 60 में डिफाइन है किसका राइट है? कौन सा राइट? ये हमने कल के सेशन में डिस्कस किया है, वेरी गुड। तो यहाँ पे रवि सर ने, स्वाति मैम ने, प्रबीर सर ने करेक्ट आंसर दिया है दैट इट्स राइट ऑफ मॉर्टगेजी। अभी रिलेशनशिप जो है इन केस ऑफ मॉर्टगेज बिटवीन द पार्टीज, आई होप सो ये चीज आपको पता है, ठीक है, कि मॉर्टगेजर कौन है एंड मॉर्टगेजी कौन है। इट्स नॉट बोरर, इट्स नॉट बोरर, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट हम प्रायोरिटी ऑफ चार्ज डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट केसेस में, ठीक है। एंड जहां पे हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं इन केस ऑफ इक्विटेबल मॉर्टगेज जो आप कंसीडर करते हो। मैंने और डिस्कस किया था वैल्यूएशन, टाइटल ऑफ लैंड, ठीक है, डिफेक्टिव टाइटल नहीं होना चाहिए। एंड यहां पे एक पॉइंट इन रिलेशन टू फीचर्स वो भी डिस्कस करते हैं। तो थर्ड पॉइंट के ऊपर थे, बेसिकली हमने यहाँ पे डिस्कस किया था टाइटल टू प्रॉपर्टी की, जो भी प्रॉपर्टी का टाइटल है, ये जो 3 फीचर्स मैंने आपको यहाँ पे बताए, इन केस वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज टेकन एज अ सिक्योरिटी वेदर प्राइमरी और कोलैटरल ईदर बाय वे ऑफ रजिस्टर्ड मॉर्टगेज और इक्विटेबल मॉर्टगेज, द फॉलोइंग एस्पेक्ट शुड लुक्ड इनटू। टेनर क्या है, मतलब फ्री होल्ड है, लीज होल्ड है या स्टेट ओन्ड है, किस तरीके से चीजें रहेंगी, तीनों के केस में हमने डिस्कस किया कल के सेशन में। वैल्यूएशन के रिलेशन में, देन टाइटल ऑफ लैंड के रिलेशन में, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ लैंड किस तरीके से रहेगी, पर्सनल इंस्पेक्शन, कंपैरिजन करोगे, इंक्वायरीज, ठीक है, ये सारी चीजें रहेंगी। फिर टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे थे
कि जो टाइटल है, बोरर का जो टाइटल है वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, गुड टाइटल होना चाहिए। उसके रिलेशन में हम डिस्कस कर रहे थे ये सारी चीजें। गुड रूट ऑफ टाइटल इज अ डॉक्यूमेंट विच डील्स विद द होल लीगल एंड इक्विटेबल इंटरेस्ट इन द लैंड, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी एडिक्वेटली, कंटेन नथिंग टू थ्रो एनी डाउट ऑन दी टाइटल, मतलब डिफेक्ट फ्री टाइटल होना चाहिए। कॉपी ऑफ टाइटल डीड आर नॉट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, लेकिन अगर एक्सेप्शनल केस है ही नहीं कॉपी, ठीक है, कॉपी ऑफ ओरिजिनल जो है टाइटल डॉक्यूमेंट टाइटल वो है ही नहीं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं या उनको रिट्रीव नहीं कर सकते, वो केस में आप कॉपीज ऑफ टाइटल डीड को डॉक्यूमेंट कंसीडर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। In view of the priority of government's right over the mortgage in the bank's favor in the event of a borrower keeping the land, revenue, other public dues in arrear, it is therefore necessary to ensure that कि जो भी गवर्नमेंट के ड्यूज है ना वो आपने पे करने हैं, अप टू डेट वो पे हुए होने चाहिए। All land revenue and municipal taxes due on immovable property have been paid up to date. All the land revenue and municipal taxes occur or falling due after the creation of mortgage are paid promptly in future। मतलब गवर्नमेंट के जो भी ड्यूज रहेंगे ना, चाहे बिफोर, अप टू डेट, चाहे आफ्टर, वो आपने टाइमली पे करने हैं। नो इनकम टैक्स ड्यूज आर आउटस्टैंडिंग, कोई आउटस्टैंडिंग ड्यू नहीं होना चाहिए आपका इनकम टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से, टू अवॉइड एनी क्लेम ऑफ प्रियोरिटी अंडर सेक्शन 295 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी, टाइटल टू प्रॉपर्टी के केस में रेफरेंस टू एडवोकेट एंड सॉलिसिटर। आई होप सो अभी आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं। द टास्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ टाइटल एंड सिक्योरिटी ऑफ टाइटल डीड शुड बी इंटरेस्टेड टू एडवोकेट सोलिसिटर्स। डेफिनेटली जो एक्सपर्ट बंदा है जिसके पास इसके रिलेशन में नॉलेज है कि हाँ ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये सारी प्रोविजंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए टू प्रूव अ टाइटल टू बी गुड वन, है ना, तो डेफिनेटली आपने उनकी रेफरेंस लेनी है। एंड स्पेसिफिक एंड कैटेगोरिकल ओपिनियन शुड बी ऑब्टेन ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। क्या क्या पॉइंट्स जो हैं जिनके बारे में आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है फ्रॉम द एडवोकेट एंड सोलिसिटर्स। वेदर द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आर कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट एंड सफिशिएंट टू कन्वे अ क्लियर, एब्सोल्यूट एंड मार्केटेबल टाइटल टू द प्रॉपर्टी। डेफिनेटली ये फोरमोस्ट चीज है जो आप सबसे पहले क्लियर करोगे। Whether the property offered as a security to the bank is unencumbered or unattached। unencumbered का मतलब क्या रहता है, मतलब कि फ्री ऑफ चार्ज अगर मैं बात करूं, है ना, कि उस पर किसी और का चार्ज तो नहीं क्रिएट है। अगर डेफिनेटली क्रिएट है तो फिर आप उसको थोड़ी एज अ सिक्योरिटी एक्सेप्ट करोगे। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, ये चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। Whether the document examined and based on which the opinion is furnished form a complete set of document of the subject property एंड डिपॉजिट ऑफ दीज क्रिएट अ चार्ज ऑन दी प्रॉपर्टी। जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए गए हैं, वेदर दे आर एनफ और नॉट, ठीक है, वेदर दे आर एनफ और नॉट टू क्रिएट अ चार्ज, इस चीज के रिलेशन में इंफॉर्मेशन जो है वो ली जाएगी। Whether the person seeking to secure the property to the bank have a clear and marketable title thereto and are legally capable of creating the charge thereon in favor of bank। मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी उसको रिप्रेजेंट ही नहीं करती एंड आप यहाँ पे क्या हो, बैंक के पास वो जो प्रॉपर्टी है उसको क्लैटर रख के आप लोन ले रहे हो, तो ऐसी चीज तो नहीं है कहीं, ये चेक की जाएगी। Whether the property is subject to any tenancy law which will affect the bank's right eventually to take possession thereof or cause it to be sold or otherwise exercise its right as mortgagee। मतलब कोई भी ऐसी चीज, जैसे टेनेंसी लॉ के अकॉर्डिंग ना कुछ रूल्स रहते हैं, टेनेंट्स हो सकते हैं ना घर में, तो कुछ रूल्स रहते हैं, उनको आपने हैम्पर नहीं करना। ठीक है, तो वो केस में आपने प्रॉपर चेक करना है कि ऐसा तो कोई लॉ नहीं है जिसको आप प्रोहिबिट कर रहे हो जो फ्यूचर में जाके एज अ मॉर्टगेजी आपके राइट को इफेक्ट करेगा। इसके रिलेशन में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ठीक है, सारे जो पॉइंट्स हैं आई होप सो आप इजीली रिलेट कर पा रहे होंगे इन रिलेशन टू रेफरेंस ऑफ द एडवोकेट एंड सॉलिसिटर्स। ठीक है, देन नेक्स्ट इज अ सर्च टू बी कैरिड आउट। Search of the registers and other record with the sub-registrar of assurance, collector or other revenue authorities should be carried out by the local advocates or the bank solicitors when considered necessary for ascertaining whether there is any outstanding mortgage or charge on the property to be mortgaged to the bank। मतलब जो प्रॉपर्टी बैंक के पास मॉर्गेज की गई है
अपनी तरफ से पूरा अपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है फ्रॉम द रेवेन्यू अथॉरिटीज, फ्रॉम द सब रजिस्ट्रार, फ्रॉम द रजिस्ट्रार, फ्रॉम द रिकॉर्ड्स, कि वो फ्री ऑफ चार्ज होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी और का चार्ज तो नहीं क्रिएट। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहेंगी आपकी इन रिलेशन टू टाइटल टू प्रॉपर्टी। ठीक है, देन नेक्स्ट इज द डिटेक्शन ऑफ अ फोर्ज्ड एंड फैब्रिकेटेड टाइटल डीड। अगर इस तरीके की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी अगर हुई तो वो केस में क्या क्या चीजें रहेंगी? द टाइटल डीड सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट नीड टू बी एग्जामिन टू डिटेक्ट एनी फेक और फोर्ज्ड टाइटल डीड, कि ऐसी कोई चीज तो नहीं है। आपने अपनी तरफ से तो पूरा प्रिकॉशन लेके चलना है, सारी चीजें चेक करनी है किस तरीके से, या क्या क्या चीजें हैं दैट आर हेल्पफुल इन चेकिंग और डिटेक्टिंग वेदर एनी फेक और फोर्ज्ड टाइटल डीड विल बी देयर। सबसे पहला शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, इसको चेक करोगे। इट इज नेसेसरी टू वेरीफाई द शेड्यूल ऑफ द प्रॉपर्टी वेयर इट इज सिचुएटेड एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेम विद द सब रजिस्ट्रार ऑफिस कंसर्न। एनी डिस्क्रिपेंसी कुड इंडिकेट फॉर्जरी और फ्रॉड। डेफिनेटली अगर ये चीज नहीं देखने को मिल रही तो आपको एक हिंट मिल जाएगा कि ये चांस हो सकता है। देन स्टैम्प ड्यूटी आर फिक्स्ड ऑन द डॉक्यूमेंट एंड द कंसिडरेशन शोन इन द डॉक्यूमेंट। It is necessary to verify the consideration paid in the document and verify the stamp duty affixed on the document. इसको आप properly check करोगे। Affixation of stamp, cancellation and date of execution. It is necessary to verify the source of purchase of stamps and its cancellation and execution of the document. The execution of the document should be after the cancellation of stamp and date of purchase. The next, examine security, mark on the stamp paper which are visible only on close examination. अच्छे से अगर आपने एनालाइज किया चीजों को, the stamp paper should not be mutilated, मतलब ऐसे कटा फटा है ना, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो these are some ways with the help of which you will be able to detect the forged, fake और fabricated title deeds। ठीक है, देन अदर सिक्योरिटीज, द लेंडर एट हिज डिस्क्रिएशन मे एक्सेप्ट। अभी जरूरी तो नहीं ना कि हमेशा प्रॉपर्टी ही आपने एज अ सिक्योरिटी रखनी है, बहुत सारी चीजें और भी हैं। बैंक जो है चार्ज क्रिएट करते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स, वेदर इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट, प्लेज, लियन, कितनी सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। हाइपोथिकेशन, अकेला मॉर्गेज ही थोड़ी डिस्कस किया है। सो द लेंडर एट हिज डिस्क्रिएशन मे एक्सेप्ट LIC पॉलिसीज, government promissory note, shares and debenture, gold ornament and adequate value if the mortgage of property being financed is not possible. Margin stipulated for loan against these securities shall apply accordingly. ठीक है, जो मैंने आपको चार्ज बोले ना, डिफरेंट कैटेगरीज या डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज वो क्रिएट किए जाते हैं इन दीज काइंड ऑफ सिक्योरिटीज, डिपेंडिंग अपॉन की पोजेशन किसके पास है, डिपेंडिंग अपॉन की एसेट आपका मूवेबल है कि इमूवेबल है। ठीक है, देन मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग रिलेट टू पोस्ट सैंक्शन एक्टिविटीज, डीलिंग विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। आपने डिस्बोर्स भी कर दिया लोन इन अ मैनर टू इंश्योर द प्रॉपर एंड यूज ऑफ फंड्स, periodical inspection will be there, follow up of recovery, restructuring of loan if needed, etc. It is a function of the credit administration department. अभी ऐसा तो नहीं ना कि लोन देने के बाद आप शांत बैठ जाते हो, ऐसा नहीं रहता कि जिस पर्पस के लिए लोन लिया गया आपने डिस्बर्स किया है, इसकी ड्यूटी आप चेक करते हो ना, प्रॉपर मॉनिटरिंग रहती है कि क्या वो पर्पस के लिए लोन का यूज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। दैट इज पार्ट ऑफ मॉनिटरिंग। ठीक है, इन सम बैंक्स द रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट must indicate by a certificate that documentation is in perfect order before disbursement can be authorized. लोन डिस्बर्स करने से पहले आपने प्रॉपरली ये इंश्योर करना है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीजें जो हैं अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू लॉ परफॉर्म हुई हैं कि नहीं हुई, फिर डिस्बर्स करना है। It is part of documentation is incomplete. If a part of documentation is incomplete and risk management doesn't sign off, the manager will have to seek waiver of procedure prescribed in policy before authorizing disbursement. अगर कुछ भी इनकम्प्लीट लग रहा है आपको कि ये चीज मांगी गई थी, ये डॉक्यूमेंट जो था सबमिट करवाने को बोला था, ये नहीं करवाया गया है, तो वो केस में यहाँ पे वेव किया जा सकता है। वेव मतलब कैंसिल किया जा सकता है प्रोसीजर ऑफ द पॉलिसी डिस्बर्समेंट से पहले। डेफिनेटली बैंक हैव
वेल लेड रिटन पॉलिसीज ऑन द लेवल ऑफ अथॉरिटी विच मस्ट अप्रूव सच वेवर। डेफिनेटली उनका पॉलिसी रहता है कि भाई अगर आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाया तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर आपका जो आपने एप्लीकेशन फाइल की है, ठीक है, जो भी प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं उसको वेव ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका पार्ट रहेंगी किसका, मॉनिटरिंग का। देन इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन शुड बी कंडक्टेड एज स्टिपुलेटेड इन द सैंक्शन। A record of the inspection must be kept in files. The inspection report must carry noting on the condition of the property, verification of payment of tax dues, and details of any other encumbrance noted. Annually, periodically, a fresh encumbrance certificate must be obtained. Any change in the condition of the property should trigger a full scale review. अगर कोई चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिले तो आपने ए से लेके जेड तक मतलब पूरा अभी जो एनालिसिस रहेगा, रिसर्च रहेगा, वो प्रॉपर होएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स चीज देखने को मिली या चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। सो दिस इज पार्ट ऑफ इंस्पेक्शन, प्रॉपर आपने रिपोर्टिंग करनी है इन रिलेशन टू दैट। देन रिकवरी। डेफिनेटली अभी आपने लोन दिया है, आपका पैसा तो है नहीं, रिकवर करना है। चेक दैट EMI पेमेंट आर कमिंग इन ऑन ड्यू डेट और दैट द पोस्ट डेटेड चेक्स आर बीइंग ऑनर ऑन प्रेजेंटेशन। If the bank's account have been computerized, there will be a detailed computer generated daily exception report on the defaulting account. With the computerization definitely बहुत सारी चीजें बहुत easy है, ठीक है, easy वे में आप efficiency के साथ कर सकते हो। Then next is a restructuring। अगर आपको ऐसा सही लगता है कि नहीं ड्यू टू कर पाया तो वो केस में ये चीज की जा सकती है। A home loan may have to be restructured when delay turn into default, ठीक है। एक तो चलो ठीक है, डीले हो गया कि आप 10 दिनों के बाद 15 दिनों के बाद पे कर रहे हो, कर ही नहीं रहे, तो वो केस में ये चीज ऑप्ट की जा सकती है, ठीक है। मतलब बैंक ने अपनी तरफ से सारे ऑप्शंस जो हैं वो ऑप्ट। स्ट्रक्चरिंग इज कंसीडर्ड where the loan is clearly established and only his ability to do is so impaired। मतलब रीस्ट्रक्चरिंग ऐसा नहीं कि हर केस में कि जो बंदा डीले कर रहा है कि भाई उसके लोन को रीस्ट्रक्चर कर दो। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है बेसिकली कि जो स्ट्रक्चर ऑफ लोन है ना उसको चेंज कर दिया, ठीक है, जो स्ट्रक्चर ऑफ लोन है उसको चेंज कर दिया। वेट फॉर अ सेकंड। फॉर्म ऑफ लोन है उसको चेंज कर दिया। आपको कैश क्रेडिट लिमिट असाइन थी, टर्म लोन में कन्वर्ट कर रहे हो, तो कब करेंगे बैंक ये चीजें? तभी करेंगे जब बैंक को पूरा है कि ये जो बंदा है ना ड्यू टू जेन्युइन रीजन, जैसे मान लो अभी पैंडेमिक था, ठीक है, लास्ट ड्यू टू दैट इनकम जनरेट नहीं कर पाए, प्रोजेक्ट जो भी थे सारे शटडाउन थे, ठीक है, तो वो लोन पे नहीं कर पा रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, ड्यू टू सम वैलिड रीजन वो नहीं कर पाए, वो केस में यहाँ पे वो बोरर के लिए आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है, कि बंदे ने पे कर देना है, उसको लेके आपको कोई डाउट नहीं है कि ही इज विलिंग टू पे, बट ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू अनएबिलिटी ही इज नॉट एबल टू पे, ठीक है। इफ द कैश फ्लो आर फाउंड इनएडिक्वेट टू पे इन अकॉर्डेंस विद द EMI सेट but enough to pay the loan over a longer period, then the EMI could be reset. The lender may also allow the borrower to repay the loan without changing the EMI interest charges in the extended period। मतलब ये भी चीज की जा सकती है, जैसे आप लोन पे नहीं किए, नहीं कर पा रहे विद इन जितने टाइम पीरियड में आपने करना था, क्या किया, जैसे 5 सालों में पे करना था वो टाइम पीरियड को इंक्रीज कर दिया, 6 साल कर दिया, ठीक है, वो टाइम पीरियड को इंक्रीज कर दिया कि आप EMI उतनी ही पे करो, ठीक है, बर्डन नहीं करना चाहते आपके ऊपर। लेकिन अब कहाँ पे, अभी आपने 5 साल पे करना था, अभी आपको 6th ईयर भी पे करना पड़ेगा, मतलब एक्सटेंडेड पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट की जो पेमेंट है ना वो फिर करनी पड़ेगी, तो ऐसी चीज की जा सकती है। देयर शुड बी रिटन रिक्वेस्ट फ्रॉम द बोरर एंड द गारंटर फॉर टेकिंग अप दिस एक्सरसाइज। ये चीज के लिए डेफिनेटली प्रॉपर कंसेंट के साथ बोरर की ये सारी चीज कंटिन्यू होएगी, ठीक है। अदर सर्कमस्टांसेस व्हेन अ रीस्ट्रक्चर में बी कंसीडर्ड। इसके अलावा और कौन, होम लोन का केस हमने डिस्कस किया, ठीक है, कि प्रोजेक्ट वगैरह के केस में अगर मैं बात करूं ड्यू टू वैलिड रीजन वो लोन नहीं पे कर पा रहे, इसके अलावा और क्या क्या रीजंस हैं जिसके केस में रीस्ट्रक्चरिंग जो है आपको देखने को मिलेगी। अनफोर्सिन इवेंट, मेजर इलनेस, social function requiring significant outlay of funds in the family of the borrower or any other circumstances that affect the repayment capacity।
In case of a salaried class borrower who are on loss of pay due to lockout, strike, disciplinary action, delay payment of salary by the employer, तो ये केस में किया जा सकता है. ये आपके हाथ में नहीं है ना ये सारी चीजें. डिले कंप्लीशन ऑफ अ हाउसिंग प्रोजेक्ट, डेथ, डिसेबिलिटी ऑफ द बोरर, तो ये केस में जो रीस्ट्रक्चरिंग है वो की जा सकती है. ठीक है. मेगा क्लासेस अभिषेक सर, जब भी आपका एग्जाम रहता है उससे 2 दिन पहले मेगा क्लासेस रहती हैं. ठीक है, उससे 2 दिन पहले मेगा क्लासेस रहती हैं. इन द इवनिंग जो है वो मेगा क्लासेस का जो शेड्यूल है इवनिंग में भी है. कुछ क्लासेस जो है वो मॉर्निंग में भी आपको देखने को मिल सकती हैं. ठीक है. तो जब भी आपका ABM, BFM एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट का जब भी एग्जाम आएगा डेफिनेटली मेगा क्लासेस विल बी देयर. डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है. Okay, next is annual review of credit rating. The credit rating should be review annually. जब भी लोन डिस्बर्स करना होता है ना लोन के रिलेशन में, तो यहाँ पे आपका जो क्रेडिट स्कोर है, सिबिल स्कोर है ना, ये चेक किया जाता है. क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज विल बी देयर, जो यहाँ पे क्या है बताती हैं कि व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन टू रीपे द लोन. ठीक है. द क्रेडिट रेटिंग शुड बी रिव्यू एनुअली. एनुअल क्रेडिट रेटिंग इंक्लूड पैरामीटर्स लाइक, क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं. रिकॉर्ड ऑफ फ्री पेमेंट ड्यूरिंग द पास्ट 12 मंथ्स, मतलब यही चीजों को देख के आप बता पाओगे कि बंदा पे करेगा कि नहीं करेगा. ठीक है. डॉक्यूमेंटेशन एज पर सैंक्शन टर्म, परसेंटेज ऑफ सिक्योरिटी कवरेज ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन, लैंड वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू, इंप्रूवमेंट इन इनकम लेवल, प्लस इंक्लूडिंग कोई भी अगर आपकी कोई और सोर्सेज से भी अगर आपकी इनकम है वो इसका पार्ट रहेगी. Liquidity of the borrower in terms of deposits with the financing institution to cover certain minimum number of EMIs. Liquidity basically कि आपका जो भी लाइबिलिटी है आप मीट ऑफ कर पा रहे हो उसको ऑन टाइम की नहीं कर पा रहे. जैसे EMI के रिलेशन में आपने अगर पेमेंट करनी है, क्या आपका जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट है इतना स्ट्रांग है, यू विल बी एबल टू मीट ऑफ योर सम ऑफ द EMIs एफिशिएंटली. ठीक है. तो ये सारी चीज के रिलेशन में जो इंफॉर्मेशन रहेगी वो पार्ट रहेगी आपका इसका क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का. देन नेक्स्ट इज यहाँ क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है इन केस ऑफ क्रेडिट रेटिंग. देन परचेज ऑफ ओल्ड प्रॉपर्टी. The property should be valued afresh in accordance with the policy of the lender relating to the old property. A structural condition certificate should also be taken from the chartered engineer to verify that the condition of the flat is such that the residual life of the flat house is adequate to cover the period of loan. All other formalities and documentation for home loan will apply. ठीक है. तो ओल्ड प्रॉपर्टी के केस में भी जब आपने एज अ सिक्योरिटी रखी है अगेंस्ट द लोन, तो प्रॉपर यहाँ पे आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी है अबाउट द प्रॉपर्टी फ्रॉम द चार्टर्ड इंजीनियर. ठीक है. देन क्लोजर. ऑन रीपेमेंट ऑफ द शेड्यूल EMI और द आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ड्यू, अगर कोई पीनल इंटरेस्ट है, पीनल चार्जेस हैं, processing, servicing, documentation fee, if any, the loan account is closed. If the borrower has no other direct, indirect, outstanding or contingent liability to the financing institution, the charge created in favor of the lender can be closed and document of title to the property can be returned under acknowledgement of receipt. डेफिनेटली अगर आपने सारी चीजें, अगर कोई आपकी कंटिजेंट लाइबिलिटी या कोई भी पेमेंट चार्जेस ये सारे बनते हैं आपने टाइमली पे कर दिए हैं, तो वो आपका जो लोन अकाउंट है उसको क्या कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा. ठीक है. तो ये था आपका लेंडर्स अप्रेजल प्रोसीजर. अभी इसके साथ रिलेटेड डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस एंड फिर मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. ठीक है. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. अटेम्प्ट कीजिए एंड डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर क्विकली. डैश रेफर्स टू द processes right from the time the customer walk into the bank with a request for loan till the time the loan is finally disbursed. That process is known as what? कल के सेशन में मैंने रिवाइज करवाया था आपको लेंडर्स अप्रेजल प्रोसीजर, क्योंकि काफी दिनों के बाद हम ये जो टॉपिक है इसको डिस्कस कर रहे थे. बट आई नो नाउ यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. ऐसा नहीं है कि आपको ध्यान में नहीं होएगा ये. सो डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर. आज मैंने रिकॉल नहीं करवाया कंसेप्ट, क्योंकि कल मैंने कॉन्सेप्ट जो हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उनको रिकॉल कर लिया था कल के सेशन में. ठीक है. So do let me know the correct answer for question first, everyone.
According to you, what will be the correct answer? It's a lender's appraisal. जी, you can say that. तो रवि सर ने आंसर किया था इट्स अ लोन ओरिजिनेशन, अप्रेजल, लोन ओरिजिनेशन, एग्जीक्यूशन टाइम। जी, मतलब आप कोई भी सिनोनिम यूज कर सकते हो इसके रिलेशन में, ठीक है। लेकिन अगर मैं चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जो मैंने आपको चीज पढ़ाई है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि यू आर इनकरेक्ट, ठीक है। चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, या जो भी आपको जब भी ऑप्शंस गिवन होंगी, डेफिनेटली इन दैट केस व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, दैट इज लोन ओरिजिनेशन। लोन ओरिजिनेशन के केस में हमने 3 चीजें डिस्कस की थी ना, इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट अप्रेजल के रिलेशन में, एंड थर्ड वन इज डिसबर्समेंट। मीन्स कि जब आपने एप्लीकेशन के लिए फाइल किया, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट करनी है, एंड फाइनली जब डिसबर्स हुआ लोन, इसके बीच में जो भी सारी आप चीजें करोगे, दैट इज बेसिकली पार्ट ऑफ लोन ओरिजिनेशन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट? दिस इज लोन ओरिजिनेशन, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है आपका ऑप्शंस के ऊपर कि हो सकता है मोर देन वन यहाँ पे ऑप्शन क्या होए, करेक्ट होए, तो अकॉर्डिंगली वो जो क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा, ठीक है। The next is 3 major phases of loan origination are information acquisition, credit appraisal and sanction and dash। तो थर्ड वन यहाँ पे स्टेप जो है वो मिसिंग है। 3 पार्ट हमने डिस्कस किए हैं लोन ओरिजिनेशन में, तो 2 यहाँ पे बता रखे हैं। डू लेट मी नो थर्ड वन। लोन ओरिजिनेशन में 3 फेजेस हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, ऐसे करके हमने डिस्कस किया था। तो फर्स्ट फेज इज अबाउट इंफॉर्मेशन एक्विजिशन, सेकंड इज अबाउट क्रेडिट अप्रेजल एंड सैंक्शन। व्हाट अबाउट थर्ड वन? एवरीवन? जी, इट्स डिसबर्समेंट, इट्स डिसबर्समेंट, ठीक है। तो थर्ड वन इज अबाउट व्हाट? इट्स डिसबर्समेंट, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। The dash phase in loan origination is credit appraisal and sanction. Loan origination नहीं, the dash phase in loan origination is credit appraisal and sanction। तो कौन से फेज में आप क्रेडिट अप्रेजल एंड सैंक्शन के रिलेशन में डिस्कस करते हो, जो की पॉइंट्स हैं, है ना, वो सारे डिस्कस करते हो। वेदर इट इज इन फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज। क्वेश्चन थर्ड, डैश फेज इन लोन ओरिजिनेशन। लोन ओरिजिनेशन में 3 फेजेस हैं आपके। कौन सा फेज जो है क्रेडिट अप्रेजल एंड सैंक्शन के बारे में बात करता है? मतलब किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, जैसे मैंने आपसे ऊपर पूछे हैं वैसे, या ये फॉर्म में, ठीक है। तो दैट फेज इज नोन एज, इट्स अ सेकेंड फेज, ठीक है। इट्स अ सेकेंड फेज, क्रेडिट अप्रेजल एंड सैंक्शन के रिलेशन में जो फेज है, द फेज इज, दैट फेज इज नोन एज अ सेकेंड फेज, ठीक है। थर्ड फेज आपका डिस्बर्समेंट के साथ है, फर्स्ट फेज आपका इंफॉर्मेशन के साथ है, ठीक है। The sanction amount is issued to the customer or the amount is transferred to the customer account in a phase known as dash। The sanction amount is issued to the customer or the amount is transferred to the customer account in a phase known as dash। So what is the correct answer for question 4? क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर बताइएगा जी। इट्स डिसबर्समेंट। तो डिसबर्समेंट जो आपका फेज है, उसमें जो भी सैंक्शन अमाउंट, जो सेकंड फेज में आपने डिपिक्ट किया कि इतना अमाउंट सैंक्शन करना है, टेक इनटू कंसीडरेशन द डॉक्यूमेंट्स, पेइंग कैपेबिलिटी, ये सारी चीजें कंसीडर करने के बाद दैट अमाउंट इज नोन एज व्हाट? इट्स अ लोन डिसबर्समेंट और डिसबर्समेंट, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। A transfer of interest in a specific immovable property for the purpose of security, for the payment of money advanced or to be advanced by way of a loan
an existing or future debit or performance of an engagement which may give rise to pecuniary liability is known as what? तो यहाँ पे इन सिंपल लैंग्वेज डेफिनेशन बता रखी है. किसकी डेफिनेशन बता रखी है? द क्वेश्चन इज अबाउट दैट. ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन बस एक कीवर्ड है यहाँ पे, दैट्स इट. बाकी और पूरी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं है. जस्ट कंसीडर दैट कीवर्ड, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. बाकी सारी स्टेटमेंट चाहे मत पढ़ना. इट्स अ मॉर्गेज. कैसे पता चला? फर्स्ट स्टेटमेंट से ही. द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जब आप अपना जो इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हो वो केस में टाइप ऑफ चार्ज क्रिएटेड फॉर पेमेंट ऑफ स्पेसिफिक डेट. अगर आपने कोई सिक्योरिटी रखी है, ठीक है, इमूवेबल सिक्योरिटी रखी है, उसके ऊपर जो टाइप ऑफ चार्ज क्रिएट किया जाएगा दैट इज बेसिकली नोन एज मॉर्गेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. ठीक है. देन नेक्स्ट इज Section 67 of Transfer of Property Act cover dash. Section 67 of Transfer of Property Act cover dash. तो 67 के बारे में बताइए. It's about what? Very good. It's about right of foreclosure. It's right of mortgagee. ये बेसिकली राइट है क्या? कमेंट बॉक्स में बताना जरा. राइट ऑफ फोरक्लोजर आपने जाना कि दिस इज राइट ऑफ मॉर्गेजी. ये राइट ही कहता क्या है? बेसिकली है क्या ये राइट मॉर्गेजी का? डिफाइन कहाँ है? 67 में डिफाइन है. यू आर करेक्ट. ठीक है. इट्स राइट ऑफ फोरक्लोजर. इट्स राइट ऑफ फोरक्लोजर. ठीक है. ये बेसिकली राइट है क्या? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा. एंड राइट ऑफ फोरक्लोजर के केस में लिमिटेशन पीरियड कितना है ना, ये भी बताइएगा. लिमिटेशन पीरियड in case of right of a foreclosure. To sell the property जी. तो पुष्पांजलि मैम ने आंसर किया क्विकली. एवरीवन, ये बेसिकली कौन सा राइट डिपिक्ट करता है? मॉर्गेजी का. इट्स 30 ईयर. एब्सोल्युटली राइट अभिनव सर. इन केस ऑफ राइट ऑफ फोरक्लोजर लिमिटेशन पीरियड इज 30 ईयर्स. ठीक है. डेट ऑफ डिफॉल्ट से लेके आप जो 30 इयर्स तक जो है कोर्ट के पास अप्रोच कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो. ठीक है. टू सेल द प्रॉपर्टी, टू डिवोट द मॉर्गेजर ऑफ हिज राइट ऑफ रिडम्पशन. जी जी जी, वेरी गुड. तो प्रभेश सर ने भी करेक्ट बोला है. तो राइट ऑफ रिडम्पशन को रोकने के लिए, या मैं बात करूं कि कोर्ट से ऑर्डर पास करवाना to debar what? To debar the right of the mortgager or to sell the property to cover your debt. ठीक है. This is known as the right of a foreclosure. It's a right of mortgagee or bank or lender. ठीक है. Then next is until final disbursement and repayment commence, the borrower pay interest on the portion of the loan disbursed. This interest is called what? तो वो इंटरेस्ट को आप कौन सा इंटरेस्ट बोलते हो? मैंने इसके रिलेशन में भी बताया आपको. ठीक है. आई गेस कल किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन के रिलेशन में एक दो चैप्टर हैं आपके मॉड्यूल, जो आपका ई मॉड्यूल है, ठीक है, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. अभी हमने वही स्टार्ट करना है सिक्योरिटाइजेशन के बाद. ठीक है. एंड ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ रिलेट नहीं करते. आपने एनुटी पढ़ा है, उसके साथ रिलेटेड है. मतलब ऐसा कोई नहीं है कि आपने पहले वो चीज कर नहीं रखी. ठीक है. आप इजीली रिलेट कर लोगे, लेकिन डेफिनेटली परसेंटेज कम ज्यादा नहीं होएगी प्रैक्टिकल की. कि अभी तक हमने जितना भी रीड किया दैट इज टोटली थ्योरेटिकल. सिर्फ ईएमआई का मैंने प्रैक्टिकल करवाया आपको, एंड वो भी आपको हेल्प करेगा. ठीक है. वो केस में जो भी वो टाइम पीरियड है उसके दौरान आपने जो इंटरेस्ट पे किया दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज बेसिकली, मतलब ईएमआई अभी स्टार्ट नहीं ना की, ईएमआई अभी पे करनी स्टार्ट नहीं की.
इससे पहले ही आप अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, देन दैट इज नोन एज प्री ईएमआई इंटरेस्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 7 इज व्हाट? इट्स प्री ईएमआई इंटरेस्ट। ओके, then next is to consider the loan amount under housing loan scheme. Which of the following statement is or are true? The property is joint held with the spouse and spouse is co-borrower. The property is held in a single name and spouse stands as guarantor. Expected rental, less taxes, cess, etc. in case the house flat being purchased is proposed to be rented. Irregular income from all the sources can be considered to arrive at a total eligible loan amount. तो हमने जब ये जो चैप्टर स्टार्ट ही किया था ना, बेसिक्स से जब हमने स्टार्ट किया ये जो चैप्टर, तब हमने ये चीज कवर की है इन रिलेशन टू हाउसिंग लोन स्कीम, ठीक है। कि आपने टोटल अमाउंट की हाउसिंग लोन के केस में कि भाई इतनी अमाउंट जो है ये हम सैंक्शन कर सकते हैं बंदे को, उसके लिए डेफिनेटली आप उसका जो भी रेवेन्यू सोर्सेज हैं, इनकम लेवल है, उसको चेक करोगे, उसका भी चेक करोगे, स्पाउस का भी चेक किया जा सकता है, कोई और सोर्सेज से उनकी इनकम है उनको भी चेक करोगे, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं जो पार्ट रहेंगी आपका वो हाउसिंग लोन स्कीम का, द क्वेश्चन इज अबाउट दैट। तो डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 8 क्विकली। तो अभिषेक सर ने यहाँ पे क्विकली आंसर किया दैट इट्स ऑप्शन ई। Ravi sir is also saying that it's option E. Everyone? Okay, so it's option A. आप एक बार वो वाला जो सेशन है ना, एक बार उसको रिकॉल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं क्वेश्चन 8 के लिए, इट्स ऑप्शन ई। ये सारी चीजें कंसीडर करोगे कि कितनी प्रॉपर्टी है, चाहे आपकी सिंगल नेम के ऊपर, चाहे आपकी वाइफ की, ठीक है, हस्बैंड की, किसी की भी, ठीक है। तो आपकी या स्पाउस की, या स्पाउस ऑल्सो एक्ट एज को बोरर, जो भी आपकी इनकम है फ्रॉम अदर सोर्सेज, कोई रेंटल इनकम है, गवर्नमेंट ड्यूज पे करने के बाद, ठीक है, गवर्नमेंट ड्यूज पे करने के बाद ये सारी चीजें आप कंसीडर करोगे जब भी आपने लोन अमाउंट डिसाइड करना है इन केस ऑफ हाउसिंग लोन स्कीम, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज बेसिकली व्हाट? दिस इज ऑप्शन ई, ऑल द अबव, ठीक है। ऑल द अबव विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 8। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज सिक्योरिटाइजेशन मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटाइजेशन वाला जो टॉपिक है ना, मैंने आपको मॉड्यूल कौन से मॉड्यूल में करवाया? मॉड्यूल डी में मैंने आपको सिक्योर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ठीक है, मतलब मैंने करवाया आपको पहले ये जो टॉपिक है सिक्योरिटाइजेशन वाला। मॉड्यूल ई में स्पेसिफिकली है इन कंटेक्स्ट ऑफ मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी, ठीक है। तो डेफिनेटली पहले हम रिकॉल करेंगे कॉन्सेप्ट कि सिक्योरिटाइजेशन मीन्स व्हाट। जब एक्सटेंडेड वर्जन आएगा, एक्सटेंडेड वर्जन के साथ तभी रिलेट कर पाओगे ना जब आपको बेसिक चीज क्लियर है। तो मैंने ऑलरेडी ये जो सिक्योरिटाइजेशन वाला जो चैप्टर है ये अच्छे से करवाया है मॉड्यूल डी में, एक बार वहां पे भी जरूर गो थ्रू कीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको रिकॉल करते हैं कि सिक्योरिटाइजेशन का मीनिंग ही क्या रहता है। तो सिक्योरिटाइजेशन इज बेसिकली व्हाट, जब भी मैंने आपको सरफेसी एक्ट करवाया होगा ना, तो वहां पे मैंने सिक्योरिटाइजेशन का मीनिंग करवाया है। सरफेसी एक्ट की डेफिनेशन मैंने आपको बोला ना कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपने ध्यान में रखनी है। पहला पार्ट इज अबाउट व्हाट, इट्स अबाउट सिक्योरिटाइजेशन। तो सिक्योरिटाइजेशन का इन सिंपल, इन लेमैन्स लैंग्वेज मीनिंग इज व्हाट, कि जो भी आपने एसेट है ना, या जो भी आपने सिक्योरिटी रखवाई है एज ए कोलैटरल या प्राइमरी सिक्योरिटी, जो भी आपने रखवाई है उसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करना, ठीक है। जो भी आपने एसेट रखवाया है एज ए सिक्योरिटी उसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करना, सो दैट कैन बी इजीली जो है मार्केट हो सके, लिक्विडिटी इंश्योर हो सके,
दैट इज बेसिकली नोन एज सिक्योरिटाइजेशन, दैट इज बेसिकली नोन एज सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। तो सिक्योरिटाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एंड ब्रेकिंग डिफाइनेबल एसेट क्लास इनटू ट्रेडेबल यूनिट्स एंड सेलिंग टू द अदर थ्रू अ मैकेनिज्म कॉल्ड स्पेशल पर्पस व्हीकल। अभी के लिए अगर, वैसे मैंने कॉन्सेप्ट करवा रखा है ये, ठीक है, अभी के लिए फिर भी अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा ना कॉन्सेप्ट, तो डोंट वरी, हमने आगे जब प्रोसेस करना है ना, देन यू विल गेट टू नो कि एसपीवीज आर बेसिकली व्हाट। अभी के लिए जो चीज ध्यान में रखिएगा ना, दैट इज बेसिकली व्हाट, कि ये वो प्रोसेस है जहां पे आप एसेट को कन्वर्ट करते हो ट्रेडेबल यूनिट में या फिर सेल करते हो अदर्स को थ्रू अ मैकेनिज्म कॉल्ड स्पेशल पर्पस व्हीकल। थ्रू द सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस द एसेट्स आर रिमूव फ्रॉम द बैलेंस शीट। आपने एसेट खड़ा कर रखा होगा ना अपनी बैलेंस शीट में कि भाई मैंने लोन दिया, उसके अगेंस्ट में ये जो सिक्योरिटी है वो आपने रखवाई। लोन विल एक्ट एज व्हाट, दैट विल एक्ट एज एसेट, ठीक है, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। The assets are removed from the balance sheet and the fund generated through securitization can be flow back for further asset expansion। यहाँ तो आप वो जो पैसा है आप उसको ऐसे ही रहने दो, है ना, अनलिक्विड फॉर्म में है, या आप उसको यूटिलाइज करो एंड ग्रोथ की तरफ मूव ऑन करो, ठीक है, एसेट एक्सपेंशन की तरफ मूव ऑन करो। ये चीज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। किस तरीके से ये सारा प्रोसेस रहता है, क्या चीजें रहती हैं, इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे ये चैप्टर के अंदर। तो आई होप सो पहली बात सिक्योरिटाइजेशन का मीनिंग क्लियर हुआ हो। बेसिक चीजें जो हमने पहले एक बार डिस्कस कर रखी हैं उनको रिकॉल करके फिर हम नेक्स्ट ये जो टॉपिक है ना इसके ऊपर आएंगे कि वाई वी आर कंसिडरिंग इट अगेन इन मॉड्यूल ई स्पेसिफिकली इन कंटेक्स्ट ऑफ मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, ठीक है। तो बाकी जो यहाँ पे जो बाकी टॉपिक हैं ये हम कल के सेशन में कंटिन्यू करेंगे एसेट बैक सिक्योरिटी के साथ। तो ये जो चैप्टर है बाकी ये कल के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसी के साथ जो आज का सेशन है इसे करती हूँ वाइंड अप। सेशन वाइंड अप करने से पहले आई वांट टू इन्फॉर्म यू अबाउट टुडेज ऑफर।